अर्बन नक्सलिज्म का एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आगे चल करके वो और सातिर तरीके से और लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आएंगे। तो सब फॉर्मेट्स बदल रहे हैं। देखिए, जब सुरक्षा की बात करते हैं तो दो तरह के ऐसे नियम हैं, एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल में भी अगर देखेंगे तो उसको माइक्रो और मैक्रो दो भाग में बांट सकते हैं, और बाह्य सुरक्षा की ही बात ज्यादा होती है। जब सुरक्षा की बात करते हैं तो लोग बाह्य सुरक्षा, लेकिन आने वाले समय में सब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, आतंकवादियों के फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, नक्सलिज्म खत्म होने को आ गया। एक हफ्ते बाद 31 मार्च 2026 है, वो नक्सलवादियों का अंत डेट है। लेकिन जंगल नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म का एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आगे चल करके वो और सातिर तरीके से और लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आएंगे। तो सब फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ये विषय जब तक इंटेलेक्चुअल एलिट्स का कैप्टिव रहेगा, आंतरिक सुरक्षा का विषय, तब तक हम इन खतरों के खिलाफ काउंटर मैकेनिज्म खड़ा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये माना जा सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केवल उसका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन पूरे तौर पर देखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कई समय तक, अब जैसे मान लीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्पॉट किसने किया? केरल की ही सरकार ने किया। प्रॉब्लम था कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर से स्टेट का, स्टेट से स्टेट का एक दूसरे में, मान लीजिए कि गुजरात से कोई इनपुट जनरेट होता है और वो झारखंड के किसी काम का है, तो उसको ट्रैवल करने में समय लगता है। कुछ फॉल्ट लाइंस में इतना पोटेंशियल है कि उसको इतना बढ़ाना कि देश टूट जाए या समाज टूट जाए, सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे जा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के लोग सरेंडर कर रहे हैं, उनका चीफ मारा गया बसवराजू। और कहीं भी बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कि ये आम बात हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेट की घोषणा की कि मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्पॉट किसने किया? केरल की ही सरकार ने किया। लेकिन सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो बाद में एसआईओ उसका स्टूडेंट विंग बन गया, और सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो उसके बाद पीएफआई बना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और सिमी के ही बहुत सारे लोग वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। तो ये जो एसक्यूआर इलियास हैं, ये 40 अंडर 40 अभी चला रहे हैं, मस्जिद वन इनिशिएटिव चला रहे हैं। आप देखिएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एसक्यूआर इलियास जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा, जहां हम जटिल विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर अध्येता, लेखक और शोधकर्ता विनय कुमार सिंह जी, जो डायरेक्टर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील विषय जैसे उग्रवाद, संगठित अपराध और वैचारिक नेटवर्क पर गहन अध्ययन किया है। आज की बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की आंतरिक सुरक्षा पहले से मजबूत हुई है, क्या अपराध और आतंकवाद का स्वरूप बदला है, और क्या आने वाले भविष्य में भारत के लिए किस तरह की आंतरिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विनय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। शुरुआत हल्के लेकिन एक रोचक सवाल से करना चाहेंगे। कहा जाता है बचपन के जो अनुभव होते हैं वही व्यक्ति के सोच को आकार देते हैं। चोर सिपाही का खेल देखा था आपने क्या कभी? और अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कोई जिज्ञासा थी जिसने एक तरह से आपको मतलब एक तरह से सोच डेवलप किया, बूस्ट किया कि मुझे काम करना है इंटरनल सिक्योरिटी पे? आपकी सोच आपके आसपास से ही डेवलप होती है। चोर सिपाही हम सब लोगों ने खेला है, उसमें आगे चल करके अपने जीवन में हम अपनी अपनी राह चुनते हैं या अपनी अपनी राह मिलती है। मेरी रुचि सच माने में कहें तो जगी 2005 में। मैं पत्रकारिता कर रहा था दिल्ली से। पत्रकारिता पूरी होने के बाद कई मित्रों ने अलग अलग चैनल्स, अलग अलग अखबार ज्वाइन किए। मैंने नहीं किया। एक भारतीय पक्ष करके पत्रिका निकलती थी, मैं उसका सह संपादक था। वह कोई कॉमर्शियल एक पब्लिकेशन नहीं था, एक सोशियो पॉलिटिकल पब्लिकेशन था। लेकिन जो मित्र डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, जो सेंट्रल एजेंसीज कवर करते थे,
तो शाम को जब हम लोग इकट्ठा होते थे तो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां बड़ी रोचक होती थी उनके बीट्स की, और धीरे धीरे वहीं से यात्रा प्रारंभ, मैं कहूँगा 2006 से उन कहानियों से सुनते 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 फिर पर्चा लिखने वाला आदमी किताब लिखने लगा। तो हम तो मूलतः एक्टिविस्ट रहे, तो एक्टिविज्म के हिसाब से जितना रिसर्च करना होता था, हाँ वो रिसर्च आउटसोर्स नहीं करते थे। तो बाद में एक्टिविज्म बड़ा हुआ तो रिसर्च भी बड़ा हुआ। तो ये एक ऑर्गेनिक यात्रा है, बहुत प्लान करके कुछ ऐसा नहीं। आंतरिक सुरक्षा पे जो गंभीर काम करने वाले भारत में लोग हैं उसमें आपका नाम भी आता है अग्रणी तौर पर। अगर हम श्रोताओं को सरल भाषा में अगर ये समझाना चाहें कि आंतरिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है, वास्तव में यह किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, जब सुरक्षा की बात करते हैं तो दो तरह के ऐसे ध्यान में आते हैं। एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल में भी अगर देखेंगे तो उसको माइक्रो और मैक्रो दो भाग में बांट सकते हैं, और बाह्य सुरक्षा की ही बात ज्यादा होती है। जब सुरक्षा की बात करते हैं तो लोग बाह्य सुरक्षा समझते हैं, लेकिन आने वाले समय में सब युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रहा है, आतंकवादियों के फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, नक्सलिज्म खत्म होने को आ गया। एक हफ्ते बाद 31 मार्च 2026 है, वो नक्सलवादियों का अंत डेट है। लेकिन जंगल नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म का एक फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आगे चल करके वो और सातिर तरीके से और लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में आएंगे। तो सब फॉर्मेट्स बदल रहे हैं, और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ये विषय जब तक इंटेलेक्चुअल एलिट्स का कैप्टिव रहेगा, आंतरिक सुरक्षा का विषय, तब तक हम इन खतरों के खिलाफ काउंटर मैकेनिज्म खड़ा नहीं कर पाएंगे। ये विषय आम लोगों के विषय है, ये लोग का विषय है। इनको इंटेलेक्चुअल एलिट की कैप्टिविटी से बाहर निकालने का समय है। इनको आम जन में लोक चर्चा में लाने के ये विषय हैं, और जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज इसको करेंगे उतना ज्यादा आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक जो खतरे हैं उसका काउंटर मैकेनिज्म हम डेवलप कर पाएंगे। मतलब ये माना जा सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केवल उसका एक पक्ष हो सकता है, लेकिन पूरे तौर पर देखें तो ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं। लॉ एंड ऑर्डर कई समय तक, अब जैसे मान लीजिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले स्पॉट किसने किया? केरल की ही सरकार ने किया। केरल सरकार, वो तो लेफ्ट की सरकार है, वो मानती रही कि ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन केरल का जो पॉलिटिकल स्टैंड था और केरल पुलिस का जो स्टैंड था, दोनों के स्टैंड में हमेशा अंतर रहा। केरल पुलिस मानती थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, ये टेररिस्ट आउटफिट है, और केरल सरकार कहती थी कि नहीं नहीं, ये खतरा तो है लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, हम इसको लॉ एंड ऑर्डर से ठीक कर लेंगे। बाद में चल करके 2018 में झारखंड ने प्रतिबंधित किया, और 4 साल पहले केंद्र सरकार ने उसको प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में डाला। तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं। मुख्य स्तंभ क्या है फिर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक संतुलन, या सुरक्षा संस्थानों की क्षमता? सारे विषय हैं। भारत में एजेंसीज हैं, स्टेट की अपनी मैकेनिज्म है। पहले प्रॉब्लम था कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर से स्टेट का, स्टेट से स्टेट का एक दूसरे में, मान लीजिए कि गुजरात से कोई इनपुट जनरेट होता है और वो झारखंड के किसी काम का है, तो उसको ट्रैवल करने में समय लगता था। ऐसा नहीं है कि अगर झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है तो तुरंत झारखंड को ट्रांसफर हो जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इन विषयों को ध्यान में रखा है। एक नेट ग्रिड की अवधारणा है जो काम में भी, अमल में भी है। उस तरह से कई ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि इंफॉर्मेशन का एक सेंट्रल रिजर्वायर हो और जिसको जो जरूरी जानकारी हो तुरंत प्राप्त हो जाए। तो संस्थानों की ये भूमिका है। समाज के नाते मुझे लगता है कि मैं जब बार बार कह रहा हूं कि ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, तो हर व्यक्ति को आंतरिक सुरक्षा के विषयों की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी जानकारी? आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, ठीक है, रोज आपको जो आपका हाट बाजार है आप उसको 20 साल से देख रहे हैं, लेकिन आपको अगर उसकी समझ डेवलप होती है
तो आप उसमें छोटे छोटे हो रहे बदलावों को आप आंतरिक सुरक्षा के फुटप्रिंट्स के रूप में देख सकते हैं, नहीं तो आपको सामान्य सी घटना लगती है। तो धीरे 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 ये बदलता है आपके आसपास के वातावरण को, आपके आसपास के समाज को, और इसमें आइडियाज जो हैं ये बाहर से प्रोपेगेट होते हैं, बाहर से लाए जाते हैं। मेन आइडिया होता है कि समाज में विभेद डालना, फॉल्ट लाइंस बढ़ाना, जातियों के नाम पे हो जाए, धर्म के नाम पे हो जाए, कलर के नाम पे हो जाए, एज ग्रुप के नाम पे हो जाए, सेक्स पे हो जाए, कि जेंडर पे हो जाए। तो इन सब फॉल्ट लाइंस को बढ़ाना, और कुछ फॉल्ट लाइंस में इतना पोटेंशियल है कि उसको इतना बढ़ाना कि देश टूट जाए या समाज टूट जाए, सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और इसमें रुचि बाहर की ताकतों को ये रहती है कि जब आप सामान्य स्थिति में रहते हैं तब आप तरक्की करते हैं, तब आप स्वप्न देखते हैं। जैसे हम अभी एक स्वप्न देख रहे हैं और काम कर रहे हैं कि भारत 2047 विकसित भारत। तो विकसित भारत 2047 में दो बातें महत्वपूर्ण है कि अभी से 21 साल बाद का हम एक डेट दे रहे हैं। पहले की राजनीति का जो हैंगओवर होता था इतिहास का, वो 5 साल का होता था, और आगे की दृष्टि जो होती थी वो भी 5 साल की होती थी। ये सरकार पहली बार है कि जब हमारा इतिहास बोध हजारों सालों का है और आगे 100 साल की दृष्टि हमारी है कि 100 साल के बाद का भारत क्या होगा। और उसमें 2047 चूंकि आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसमें एक पड़ाव है कि आजादी के बाद 100 साल बाद 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, उसको लेकर के हमने एक लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य रखना और उस तरफ अग्रसर होना, ये चुभता है बहुत लोगों, कई देशों को चुभता है। इसलिए यहाँ सामाजिक अस्थिरता, क्योंकि यहाँ बड़ी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को डिवीजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या बताया जाता है। हमें ही हमारे डाइवर्सिटी को डिवीजन के रूप में हमें बताया जाता है, और उसमें जो उसका एक पोटेंशियल है कि उसमें समाज का एकीकरण का भी पोटेंशियल है और विखंडीकरण का भी पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल को प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हाइप करते हैं, या एक्सट्रीम या क्रिमिनल तरीके से लेवल पे उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें तो आंतरिक सुरक्षा के स्वरूप में क्या बदलाव आया है? क्या हम पहले से ज्यादा सिक्योर हुए हैं या खतरे केवल अपना रूप बदले हैं? निश्चित रूप से मुझे ये साफ तौर पे दिखता है कि जैसे आप नक्सलिज्म का ही विषय ले लीजिए, तो 2 साल पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक डेट की घोषणा की कि मार्च 31, 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, तो यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि ये संभव नहीं है। आप इतनी बड़ी बीमारी जो 6 दशक से चली आ रही है, इतना बड़ा उग्रवाद का पूरी एक कड़ी है, और उसको डेट देकर कैसे खत्म कर सकते हैं। और आज देखिए कि 1-2 हफ्ते बाद वो डेट है 31 मार्च 2026, और 90% से ज्यादा हम अचीव कर चुके हैं, और होड़ लगी है नक्सलाइट्स में सरेंडर करने की, और खबर नहीं बनती है। अगर किसी दिन 20 नक्सलाइट्स मारे जाए या 50 नक्सलाइट्स अगर ये सरेंडर कर दें, खबर नहीं बनती, क्योंकि आम बात हो गई है। पहले तो 2 नक्सलाइट सरेंडर करें तो खबर बनती थी। सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे जा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के लोग सरेंडर कर रहे हैं, उनका चीफ मारा गया बसवराजू, ठीक है, और कहीं भी बहुत ज्यादा चर्चा सुनने को चर्चा इसलिए नहीं कि ये आम बात हो गई, लॉ एंड ऑर्डर आम बात हो गई। बदला क्या? पुलिस वही थी, सरकारें जो सरकार राज्य सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, लेकिन बदला क्या? बदला पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल जो संस्थाएं हैं या जो पुलिस है उसकी आत्मा होती है। इवन सेना भी मैं कहूँ तो उसकी आत्मा है। वह अगर पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है तो बूस्ट हो जाता है मोरल, पॉलिटिकल विल कमजोर है तो वो डाउन रहता है। तो ये जो नक्सलवाद पे जिस तरीके से सफलता मिल रही है, वही अपने आप में प्रमाण है कि पिछले 1 दशक में, खासतौर पे 2014 के बाद, चीजें बदली क्या है और कैसे बदली। बाह्य हमले होते हैं तो पहले संशय रहता था कि इसका प्रतिकार होगा कि नहीं होगा,
90% केसेस ऐसे होते थे जिसमें कि केवल मौखिक ही हम एक प्रतिकार करके रह जाते थे। इधर हमने बालाकोट देखा, ऑपरेशन सिंदूर देखा, और दोनों बातें कि लिमिटेड फॉर्मेट में 10 दिन में उनको उनकी स्थिति बता करके सामरिक तौर पे कि आप कहीं टिकते नहीं और युद्ध को समाप्त कर देना, वाइंड अप कर देना। दूसरे देश युद्ध शुरू कर लेते हैं, दुनिया के तथाकथित सुपर पावर्स वाइंड अप नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ये युद्ध तो 1 हफ्ते का है, फिर बाद में 1 हफ्ते बाद लगने लगता है कि 2 महीने का है, 2 महीने बाद लगता है कि ये तो 2 साल चलेगा, और 2 साल बाद में भी समाप्त नहीं होगा, वो 20 साल चलेगा। भारत की क्षमता है प्रतिकार एक लिमिटेड फॉर्मेट में करना और उसको वाइंड अप भी करना, और ये करके दिखाएं दोनों इंसिडेंट, बालाकोट और जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखाया। और ये भी देखा जाए कि पूरे दुनिया को भी साथ लेने का जो प्रयास किया उसमें भी भारत सफल हुआ। भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी के आने के बाद, बिल्कुल इस सरकार के आने के बाद 2014 के बाद प्रतिष्ठा बढ़ी। युद्ध में भी भारत की तरफ मान लीजिए कि अभी युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के बयान आ रहे हैं कि भारत चाहे तो मध्यस्थता कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी चाहे तो युद्ध रुकवा सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितनी आशा जगी है पूरी दुनिया में, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, गल्फ हो, मुस्लिम कंट्रीज हो। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत की लीडरशिप अब ग्लोबल लीडरशिप है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत इंटरफेयर कर सकता है और सक्सेसफुली कर सकता है, उसको रुकवा सकता है। इसकी धारणा ये विश्व पटल पर और मजबूत हुई। और कम से कम इंडिया इंटरनल जो मामला होता है उसको इंटरनेशनल फोरम में नरेंद्र मोदी के आने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में बहुत बदलाव हुआ है? इंटरनेशनल फोरम में जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे वो उस तरीके से इंडिया को डिफेंड नहीं कर पा रहे। नहीं, वो तो नैरेटिव का वॉर है। तो नैरेटिव का वॉर तो लोग लड़ते हैं। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सब लोग पत्रकार हैं। पत्रकार हैं मतलब कि सब लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो नैरेटिव का जो वॉर है उसमें मुझे लगता है कि जो देश को प्रेम करने वाले लोग वह भी लास्ट है नई टेक्नोलॉजी के साथ, और जब कोई इस तरीके का नैरेटिव वॉर में हमारे ऊपर हमला होता है तो उसका प्रतिकार भी देश की जनता दे देती है। ये एक बड़ा ऑर्गेनिक एक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। समाज का संगठन जो ये हुआ है बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है कि हम अपने अपने घरों में अपना काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित अहित का कोई विषय होता है तो हम उसका प्रतिकार तुरंत कर जाते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पीएफआई पे बड़ा ढंग का शोध रहा, मतलब हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है तो पीएफआई पे अगर समझ बनानी है ढंग की तो पढ़ना चाहिए आपको। अब हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि संगठन ये पीएफआई कैसे काम करता था और इसकी जो एक्टिविटीज थी उसको क्यों गंभीर मानना चाहिए भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की। देखिए ये भी एक नए तरह का फॉर्मेट है। हालांकि पाकिस्तान से ये कॉपी किया गया था, हाफिज सईद का जमातुद दावा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके पीछे आप जाएंगे तो असली खेल है लश्कर तैयबा। तो ये कई रिलीफ कार्यक्रम देश भर में, दुनिया भर में, पाकिस्तान के अंदर भी चलाते हैं, लेकिन जब नीचे आप डिग करते हैं तो मालूम चलता है कि ये आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री है। उसको नेक्स्ट लेवल पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ले गई थी। बाहर में 15 अगस्त को फ्रीडम परेड, तिरंगा झंडा फहराना, तो पहले ये आरोप लगा देते कि एंटी तिरंगा है, अब तो बोलेंगे नहीं हम तो तिरंगा साथ लेके चल रहे हैं। फ्रीडम डे परेड भी कर रहे हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स वाली लड़कियां हैं उनको पढ़ा रहे हैं, ओल्ड एज होम्स चला रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहे हैं, सही में कर रहे थे। कि आप अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं और कोई पीएफआई का आदमी आकर के और अपने बारे में बताने लगे देखिए हम ये कर रहे हैं समाज के बारे में, आपको लगेगा कितना मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये छलावा, उनके तह में आप उतरते हैं तो ये आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री थी। बहुत सारे लोग जो पीएफआई से निकले वो जाकर के सीरिया आईसिस ज्वाइन किए। बहुत सारे लोग जो पीएफआई से कनेक्टेड थे वो भारत में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में उनका नाम आया था। पीएफआई बहुत मॉडरेट दिखता था, मॉडरेट था नहीं। ये एक नया मॉडस ऑपरेंडाई है जो इवॉल्व हो रहा था धीरे धीरे,
कि पहले आतंकवादी संगठन आतंकवादी दिखते थे, ये आतंकवादी दिखता है, सामाजिक संगठन दिखता था। तो ये जो छद्मावरण है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये पीएफआई का काम था। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक लंबा समय लगा उसको जानने समझने में और उसके बैनिंग में। तो पीएफआई को जब कौन था, पीएफआई का फाउंडर कौन था, क्या नाम था उनका? कई संगठन थे। ये सिमी जब प्रतिबंधित हुई तो जमाते इस्लामी हिंद का ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, सिमी स्टूडेंट विंग था। लेकिन सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो बाद में एसआईओ उसका स्टूडेंट विंग बन गया। और सिमी जब प्रतिबंधित हुआ तो उसके बाद पीएफआई बना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और सिमी के ही बहुत सारे लोग वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिए। और इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। एक नेशनल डेमोक्रेटिक फोरम था जो माराड बीच मैसेकर हुआ था, कई लोग मछुआरे मारे गए थे उसमें। ऐसे कई संगठन जो प्रतिबंध का भय झेल रहे थे। महिता निसी परसाई था, तमिलनाडु तौहीद जमात था। ऐसे करके बहुत सारे संगठन जिनके ऊपर लग रहा था कि उनकी गतिविधियों के कारण उन पर बैन लगेगा। और बहुत सारे संगठन जो रेडिकल इंक्लिनेशन के थे वो पीएफआई में समाहित हो गए, उन्होंने अपना मर्जर कर दिया पीएफआई, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। हाँ, तो पीएफआई सिमी ही था। लेकिन सिमी चूंकि सामने से रेडिकल दिखता था वो प्रतिबंधित हो गया। ये सामने से नहीं दिखता था, इन्होंने मोडस ऑपरेंडाई में बदलाव किया। आगे चल करके और जो आतंकवादी संगठन होंगे, उग्रवादी संगठन होंगे, उनके मोडस ऑपरेंडाई में, उनके काम करने के तौर तरीके में और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये बेहतर टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, बेहतर तरीके से लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, लीगल तरह से टैक्टिकल यूनिटी का यूज करेंगे। अभी क्या कंडीशन है, अभी किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं? ऑपरेट तो कर रहे हैं भूमिगत, मतलब होकर कहीं ना कहीं। भूमिगत भी नहीं कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। कई दूसरे संगठन बन गए और बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। हाँ, अब डीएफआई, एफआई, सीएफआई कुछ भी बन गया होगा। अब उमर खालिद के बाप को देखिए, एसक्यूआर इलियास नाम है। जो एसक्यूआर इलियास सिमी का पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था। अच्छा, प्रतिबंधित होने से पहले। तो उसके बाद ये आजकल हमेशा बड़े वोकल रहते हैं। तो बाप रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, बेटा जो है कॉमरेड है, बेटा जेल में है, लिबरल हो गया, लिबरल है। तो ये समझ में बाहर के लोगों को नहीं आएगा। लेकिन ये दोनों एक ही है। ये छद्मावरण है, कोई लिबरल अपने को दिखाता है, कोई रेडिकल इस्लामिस्ट दिखाता है, दोनों का काम एक है, देश को तोड़ना। तो ये जो एसक्यूआर इलियास हैं, ये 40 अंडर 40 अभी चला रहे हैं, मस्जिद वन इनिशिएटिव चला रहे हैं। आप देखिएगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एसक्यूआर इलियास जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। एक लंबे समय से वो आदमी बचता आया है। तो ये लोग क्यों? बेटे के बारे में चर्चा है, बाप के बारे में लोग उतनी चर्चा। न्यूयॉर्क तो वही गए थे। हाँ, न्यूयॉर्क गए थे, वहाँ के मेयर के साथ मिल करके आए और भारत की लानत वहां से लेकर के आए भारत के। वहाबिज्म से इनका क्या कनेक्शन है? वहाबिज्म से भी कोई कनेक्शन है इनका? ये ग्लोबल नेटवर्किंग है। तो कोई अमेरिका में है, कोई यहाँ है, उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई पाकिस्तान में, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये ग्लोबल नेटवर्क है और ग्लोबल एक ब्रदरहुड इन लोगों में है और खूब वेल फिनांस्ड, वेल ऑयल्ड नेटवर्क है जिसका अलग अलग समय पे इस्तेमाल होता है। आपको किस तरह का कनेक्शन मिला जो अरब से लोग वापस लौट रहे हैं? और जब केरला में कुछ ऐसी संस्कृति, चूंकि कल्चरली केरला को बहुत स्ट्रांग माना जाता है, तो वो इस्लामिक आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाना चाहते हैं। इस तरह का कुछ समझ में आया फंडिंग के विषय में? कुछ देखिए, केरला की लेफ्ट सरकार ने ही एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, मतलब एक रिसर्च कराया था। उसमें 2003 से 2008 के बीच में प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ था कि जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उसमें कितनी प्रॉपर्टीज किसके द्वारा खरीदी गई। तो 5 साल के आंकड़े में, केरल की वामपंथी सरकार ने कराया था, 5 साल के आंकड़े में यह समझ में आया कि गल्फ से जो पैसा आ रहा है उस पैसे का इस्तेमाल प्रॉपर्टीज खरीदने में हो रहा है। जब किसी संगठन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, फिर वो अपना स्वरूप बदलकर काम करने लगता है, लोगों के बीच जाकर सक्रिय हो जाता है। इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो निरंतर काम है। एक संगठन से पार पा जाने से देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा एकदम सिक्योर तो हो नहीं जाती। तो ये तो चोर पुलिस का आपने जिक्र किया कि तो चोर और पुलिस का वो कई युगों का नाता है।
तो अच्छे और बुरे का भी युगों युगों का नाता है। तो आतंकवादी संगठन हो या उग्रवादी संगठन हो, ये रुकेगा नहीं। फॉर्मेट्स बदलेंगे, नाम बदलेंगे, काम करने का तौर तरीका बदलेगा। न देश से प्रेम करने वालों का प्रेम रुकेगा, न देश को जो टुकड़े टुकड़े होने की मंशा देखना चाहते हैं उन लोगों की मंशा रुकेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट शाश्वत है, ये रोज का कॉन्फ्लिक्ट है। उनका भी स्वरूप बदलेगा, हमको भी स्वरूप बदलना पड़ेगा। उनके मोडिस ऑपरेंडाइज बदलेंगे, हमको भी अपना मोडिस ऑपरेंडाई उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। ये लड़ाई रोज की है। एक किसी संगठन से आप पार पा गए तो वो संगठन खत्म हो गया, वो विचार खत्म हो गया, ऐसा संभव नहीं है। अर्बन नक्सल जो है वो सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। क्या वास्तव में शहरी बौद्धिक या वैचारिक नेटवर्क किसी आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं और कैसे देते हैं? अर्बन नक्सल को पहले झूठ माना जाता था, मिथ माना जाता था, लेकिन इसी बीच में कुछ साल पहले भीमा कोरेगांव का इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन है। 15,000 पन्ने की चार्जशीट पुणे पुलिस ने फाइल की, 10,000 और 5,000 का सप्लीमेंट्री मिला करके 15,000 पन्ने की चार्जशीट है। और उसमें जब गिरफ्तारियां होने लगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जीएन साईं बाबा गिरफ्तार हुए। रांची में रहने वाले सीधे साधे जिसुआइट मिशनरी फादर स्टेन स्वामी गिरफ्तार हो गए, उन नक्सलियों के साथ उनके साठगांठ थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी गिरफ्तार हो गए, रोना विल्सन और सिराज अहमद। बाद में मालूम चला कि ये दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी को मारना चाहते थे, मारने की योजना बना रहे थे। सल्जा पाइक का नाम आ गया। सल्जा पाइक को भी 8 करोड़ रुपए का अमेरिका से एक स्कॉलरशिप मिला है, वो कास्ट पे स्टडी कर रहे हैं भारत के। अनुपमा राव का नाम आया कि ये लोग दुनिया में के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं और भारत से जो नक्सली जा रहे थे, जो वाइट कॉलर नक्सली, उनके लिए सेमिनार आयोजित करा रहे थे। और सेमिनार के विषय क्या थे? तो वही डिवाइड करने वाले विषय थे, कभी कास्ट पे, कभी रिलीजन पे, कभी एट्रोसिटीज़ पे, कभी फला पे, कभी फला पे। एक पूरा दुनिया भर का एक नेक्सस और नेटवर्क निकल करके आया। उसमें गिरफ्तारियां हुई, कई पत्रकार गिरफ्तार हुए, कुछ वकील गिरफ्तार हुए, पुणे यूनिवर्सिटी से कई लोग गिरफ्तार हुए। और ये मिथ टूटा कि अर्बन नक्सलिज्म जो है वह झूठ है। ये मिथ टूटा। पहली बार अर्बन नक्सल्स का एक फुल फ्लेज नेटवर्क निकल करके सामने आया। दूसरा, इनका असली टारगेट अर्बन नक्सल्स का है कि शहरी क्षेत्रों में काम करना, अपने अलग अलग माध्यमों से मोबिलाइजेशन कैपेसिटी इंक्रीज करना। तो लेबर यूनियन के माध्यम से इंक्रीज करना, छात्रों के बीच तो ऑब्वियस है इंक्रीज करना, छोटे छोटे विषयों को लेकर के, कोई जेंडर इशू का विषय है, जैसे पिंजरा तोड़, वो लड़कियों के हॉस्टल के टाइमिंग को लेकर के विषय था, उसको लेकर के 300-400 की मोबिलाइजेशन का कैपेसिटी बन गया था। और जब ज़रूरत पड़े किसी एक विषय पे तो मोबिलाइज करके और शहरों को चोक कर दो। इंडिया गेट पे अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था। प्रदर्शन के दौरान मतलब यूथ को अट्रैक्ट, नाम बदल दिया गया, आवरण जो है बाहरी आवरण। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की विरोध करने में कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन जो यूथ जो वहाँ पे थे और जिस तरह की एक्टिविटीज़ थी वो तो साफ तौर पे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो अर्बन नक्सल्स कितने हिड़मा मारोगे, यस और कुछ ऐसे सब जो हम शायद रिपीट नहीं कर पाए। हाँ। लड़के थे और वो लड़कियों के बारे में कमेंट कर रहे थे कि उनके बॉडी ऑर्गन्स को इस तरह से टच कर लिया, ये कर लिया, इस तरह के वीडियो वायरल हुए। तो ये अर्बन नक्सल्स समय समय पर अपने रणनीति में भी बदलाव नहीं, वेपनाइज करते हैं। ये जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको वेपनाइज करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बहुत ट्रेंड लोग हैं, इनको अपने अधिकार मालूम है। और जंगल में तो ये आपके पास सुविधा थी कि उनके पास AK-47 है, तो उनसे बेहतर हथियार हमारे पास है। आपको संविधान ने गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया है, हमको दिया है, पुलिस को दिया है। लेकिन जब आर्मर फॉर्मेट में आते हैं तो ये जो संविधान के जो सॉफ्ट प्रोविजंस हैं उसका ये इस्तेमाल करते हैं संविधान के खिलाफ ही, देश के खिलाफ ही। और जो इनको अधिकार मिलते हैं एक सिटीजन के नाते, हम तो उन अधिकारों का उपयोग करते हैं, ये उसको वेपनाइज करते हैं कि उसका इस्तेमाल करना दूसरे के खिलाफ। और आप देखेंगे कि जब CPI माओइस्ट का फॉर्मेशन हुआ 2004 में, 9th कांग्रेस ऑफ CPI माओइस्ट है वो, उसमें MCC और PWG का मर्जर हुआ था। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बने। एक तो स्टिर था, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। उसके बाद 2007 में अर्बन पर्सपेक्टिव और वर्क इन अर्बन एरियाज नाम से डॉक्यूमेंट आए।
उसमें पूरा रिपोर्ट लिखा हुआ, सारे प्रिस्क्रिप्शंस हैं कि शहरों में काम करना तो कैसे करना है, इन्फिल्ट्रेट इनटू एनिमी ऑर्गेनाइजेशंस, RWA कमिटीज में आप घुसिए, पूजा पंडाल की समितियों में मेंबर बनिए आप शहरों में, यहां तक माओइस्टों को बताया गया है कि शहरों में आप घुसिए, उसमें यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से काम करना है, कैसे कैसे नेटवर्क्स बनाने हैं, लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब कि लीगल और डेमोक्रेटिक सेटअप पे अब हमको काम करना है, टैक्टिकल यूनिटी बनानी है कि आपस में 5 संगठनों में अलग अलग मतभेद भी है तो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाते वो सब एक साथ आ सकते हैं। तो जैसे आप भीमा कोरेगांव के इन्वेस्टिगेशन में ही देखेंगे तो PFI, क्रिश्चियन मिशनरी, नक्सलाइट्स, इन तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तीनों की यूनिटी दिखी। तो ये तय हुआ कि भाई पहले हमारा जो कॉमन मिनिमम एनिमी है उसे निपट लेते हैं। तो कॉमन मिनिमम एनिमी कौन है? इंडियन स्टेट, RSS, BJP, विद्यार्थी परिषद, यूनिवर्सिटीज में। विनय, अगर हम ये समझना चाहें कि जैसे जो लेफ्ट ओरिएंटेड लोग हैं, जो जैसे CPI है, CPIM है, CPIML हो गया, डेमोक्रेसी जो अपने यहाँ, आप भी उधर ही के रहने वाले हैं जिनका रोहतास वगैरह में डेमोक्रेसी और मान लीजिए जिनका प्रभाव रहा है, अब वो लोकतांत्रिक रूप ले लिए। माओइस्ट खत्म होने जा रहे हैं, खत्म हो चुके हैं, लगातार सरेंडर हो रहा है, लेकिन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे अगर हम समझना चाहें कि इनके बीच क्या डिफरेंस है, CPI, CPIML और माओइस्ट, तो हम कैसे, मतलब क्या उसको एक इस तरह से एक बना सकते हैं कि जो एकदम एक्सट्रीम है और जो हथियार लेके घूम रहे हैं वो माओइस्ट है? ये हम समझना चाह रहे हैं कि इनके बीच अंतर क्या है और ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, अंतर जो ये बताते हैं कि भाई वो लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में नहीं है, ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, ये लेफ्ट वाले भी बोलते हैं, ये वो कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर हमारा व्यू पॉइंट लें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेफ्ट है, लाल जो है लाल है। इसीलिए आप देखेंगे CPIML इतनी सारी हत्याएं हुई हैं बिहार में, मतलब अनगिनत हत्याएं हुई हैं। जब CPIML अंडरग्राउंड था, बाद में ओवरग्राउंड हो गया, पॉलिटिकल पार्टी बन गई, अब चुनाव लड़ते हैं लोग, भाषा वही है, भाव वही है। अब ये बात अलग है कि अब हथियार लेकर के गोली और गला किसी का नहीं देते हैं। आज बयान आया है एक सरेंडर CPI माओइस्ट का, बासु का, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, इंटरव्यू आया है उसका। वो कह रहा है कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि CPI माओइस्ट को लीगलाइज कर दीजिए, लीगल पॉलिटिकल पार्टी ये क्या आज बयान आया है, मतलब कल बयान आया है। तो अगर CPI माओइस्ट को लीगलाइज कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टी हम बना देते हैं, तो फिर वो CPIML हो जाएगा। CPIML भी लीगलाइज होने से पहले तो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही था, मारकाट हत्याएं तो CPIML भी करता था। आप दूसरा कि पहला जो एक इनको करता है विषय कि एक समानता जो इसमें है कि ये बात के स्तर पर तो राइट टू डिसेंट, राइट टू एक्सप्रेशन, इसकी बात करते हैं, लेकिन आप इनका विरोध करके देखिए, मास्टर सदानंद का हाथ काट लिया, पैर काट लिया, PFI वालों ने प्रोफेसर T जोसेफ का हाथ काट लिया। कोई अंतर नहीं है इनमें, मतलब इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट और इन संगठनों में, और इन संगठनों में लेफ्ट की पॉलिटिकल पार्टीज में, बिहार बंगाल में आप सत्ता में थे, मारी झापी मैसेकर कर दिया, 10,000 हिंदू काटे गए। दुनिया में पहली बार एक जगह पे जहां बाघ आदमखोर है, कहीं कहीं बाघ आदमखोर होते हैं, वो रेयर घटना है, लेकिन बाघ मूलतः आदमखोर है, ये सुंदरबन में केवल है, क्योंकि इतने आदमी काटे गए थे कि बाघों को वहां लत लग गई, उनके DNA में आ गया। बर्दवान में साईं बड़ी हत्याकांड हुआ, साईं ब्रदर्स 2 भाइयों को मारा गया, उनके खून में भात सना गया, उसकी मां मृगनयनी देवी को खिलाया गया। एक कब की घटना है? ये पागल हो गई, CPM थी वहां, CPM की सरकार में, और जिसने खिलाया उस मां को, मां पागल हो गई, मृगनयनी देवी पागल होकर मर गई, 2 बेटे मारे गए। आप कल्पना करो कि माँ को भात साना गया बेटों के खून में और माँ को खिलाया गया, पागल हो गई माँ। और जिसने खिलाया वो बाद में पॉलिट ब्यूरो का मेंबर बनता है, CPM का क्या नाम था उनका? कुछ नाम था भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं तो आप किसी का हाथ काटते हैं, किसी का पैर काटते हैं, अपने हिसाब से मैसेकर्स कराते हैं, स्टेज स्पॉन्सर्ड मर्डर्स कराते हैं, और आप जंगल में होते हैं, तब तो आपको वो अधिकार प्राप्त ही है, कहे कि आप भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं करते, तो वहाँ तो किसी का गला रेत देना, असहमति किसी से है तो वो तो वहाँ उनका अधिकार है। कोई अंतर नहीं, इनका बिहेवियर हिंसक है,
ये हिंसा को अपना पहला हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बातचीत के स्तर पे इनके पास एक से एक शब्दावलियाँ हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट, ब्राह्मणिकल, पैट्रियार्कियल, फासिज्म, ये तरह तरह की शब्दावलियाँ गढ़ी हैं। उसकी निरर्थकता, उसकी व्यर्थता आज की युवा पीढ़ी समझ रही है, इसीलिए इनको काडर्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए सिमट रहे हैं देश भर में। तो बंगाल की सीन से तो पॉलिटिकल सीन से गायब हो गया, थोड़ा बहुत प्रेजेंस जेएनयू में थोड़ा बहुत जो दिख जाता है बाकी यहाँ भी कमजोर हैं। यहाँ कमजोर नहीं होते तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी जेएनयू में, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट की, तीनों अलग अलग चुनाव लड़ते थे, उसके बाद ही लेफ्ट जीतता था। अब विद्यार्थी परिषद से लड़ने के लिए तीनों को इकट्ठा होना पड़ता है, फिर भी पानी पिला देता है विद्यार्थी परिषद, ठीक है। तो चीज़ें बदली हैं और आने वाली युवा पीढ़ी निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को देख समझ रही है। ये अपने हिसाब से किसी के नाम का उपयोग दुरुपयोग भी करते हैं, जैसे भगत सिंह का है। भगत सिंह का क्या लेना देना है जी? एक ही लाइन, भगत सिंह कहते थे कि विचार जो है हथियार से ऊपर है, और इनके लिए विचार, क्रांति जो है वो हथियारों से नहीं हो सकती, भगत सिंह कहते हैं। और माओ जेडोंग कहता है कि बैरल ऑफ द गन से रेवोल्यूशन निकलता है, क्रांति निकलती है। तो पहला भेद है। आप जोर जोर से बोल करके भगत सिंह कर लीजिए, लेकिन भगत सिंह साहब का कोई लेना देना नहीं। भगत सिंह ने विचार को हथियार से ऊपर माना। आपके लिए हथियार ही हथियार है, हिंसा ही हिंसा है, विचार तो दब करके कहाँ है उसका पता नहीं चलता है। तो विनय, अगर हम ये जानना चाहें, जो बंगाल में ये कम्प्लीटली जो वाइप आउट हुए, तो ममता बनर्जी ने वही टूल्स का यूज़ किया जो टूल्स इन लोगों ने अपने अपोनेंट्स के लिए यूज़ किया था सरकार आने से पहले। शिफ्ट हो गया अपीजमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जो है। आप देखिए कि ममता बनर्जी वही बातें कह रही थी उस समय जो भारतीय जनता पार्टी आज ममता बनर्जी के खिलाफ कहती है। ममता बनर्जी वही बातें कह रही हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी वही बातें कहती थी सीपीएम के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी भी ममता बनर्जी के खिलाफ कह रही है। ममता बनर्जी इन्फिल्ट्रेशन के इशूज़ पे, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के इशूज़ पे बात करते थे। ममता बनर्जी सीपीएम के हिंसा की बात करते थे। अब वही लोग इनके वोटर बन गए, ममता बनर्जी के। तो सीपीएम केवल नाम गया, जैसे कि संगठन में बता रहे थे कि पीएफआई, सीएफआई, डीएफआई, ईएफआई हो जाएगा, केवल नाम बदल गया। सीपीएम के जगह उसका नाम हो गया है तृणमूल कांग्रेस। एक्टिविटीज और एक्टिविटी वही है, काडर्स वही हैं, जो हिंसा करने वाले लोग थे, जो मारकाट करने वाले लोग थे, उसी प्रकार के लोग हैं। अब विक्टिम बदल गया है। पहले सीपीएम के समय में विक्टिम टीएमसी थी, अब टीएमसी के समय में विक्टिम बीजेपी हो गई है। समय समय पर दिल्ली जैसे संवेदनशील शहरों में आतंकवादी साजिशों को लेकर अलर्ट सामने आते रहता है। क्या यह संकेत है कि भारत में आतंकवाद का खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है? मैं फिर कह रहा हूँ, आतंकवाद का खतरा कभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। आतंकवाद, उग्रवाद बीमारी की तरह है। शरीर कमज़ोर है तो बीमारी हावी हो जाएगी, शरीर मजबूत है तो बीमारी नहीं आएगी। तो देश भी एक शरीर की तरह है। दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे ये विराट है। तो उस विराट का मजबूत रहना जरूरी है, और ये मजबूत चिति से होता है, यहाँ के समाज से होता है, यहाँ की एकता से, अखंडता से होता है। तो भारत जितना मजबूत रहेगा, आतंकवाद, उग्रवाद, आंतरिक बाह्य सुरक्षाएं उतनी कमज़ोर रहेंगी। भारत कमज़ोर होगा तो ये फिर मजबूत हो जाएंगे। तो ये रोज़ की लड़ाई है। आज का जो टेररिज्म है उसको जब हम देखते हैं तो वो अधिक छोटे नज़र आ रहे हैं, अप्रत्याशित हमले हो रहे हैं। तो जैसे लोन वुल्फ या माइक्रो सेल्स के रूप में वो काम कर रहे हैं क्या देश में? लोन वुल्फ भी पुराना हो गया, स्लीपर सेल्स भी पुराने हो गए। अब तो एआई का युग है। अब तो सबसे बड़ा टेररिज्म वॉरफेयर का टूल मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा है। आने वाले समय में ये पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो आपको आतंकवादी का मतलब समझ में आता है कि हाथ में बंदूक लिए हुए है, अजमल कसाब जैसा सबको गोली मार रहा है, या लोन वुल्फ किसी का गला काट रहा है, या किसी 10 लोगों को गोली मार के खुद शहीद हो जाता है, ठीक है, ये सब फॉर्मेट ये होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि फॉर्मेट बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा होने वाला है, एआई का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने वाला है, और प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा वेपनाइज्ड बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई
जो मतलब एक बैग जो तख्ता पलट हुआ, हम जब इस पे थोड़ी बातचीत कर रहे थे किसी से, तो हमें एक जानकारी ये मिली कि जो पाकिस्तान बेस्ड ISI है उसने क्या किया, चैट रूम्स पहले के ज़माने में होते थे, अब उन लोगों ने वहाँ के यूथ्स को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया ताकि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर और फिर प्रोपगेट किया जा सके। तो ये सब नए नए चैनल्स हो गए एक तरह से। वहाँ पे सिंपल मॉडस ऑपरेंडाई रहा, वहाँ नेपाल में और श्रीलंका में भी, कि एक मिस इन्फॉर्मेशन को बना करके उसको मास लेवल पे अलग अलग टेक प्लेटफॉर्म से डिसेमिनेट किया गया और तख्ता पलट हो गई। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मिस इन्फॉर्मेशन को ही एक थ्रेशोल्ड लेवल पे ले जाया गया और तख्ता पलट हो गई। भारत में भी प्रयास किया गया, भारत में उल्टा हो रहा है, भारत में लोग भजन क्लबिंग कर रहे हैं। तो भारत बड़ा देश है, और दूसरा है कि हर देश में जो यूथ्स हैं उनका अपना एक मानस उस जियो कल्चरल लोकेशन के कारण भी बनता है। तो भारत का, दुनिया का यूथ जो है वो तोड़फोड़ कर रहा है, आगजनी कर रहा है अपने पार्लियामेंट और अपने लीगल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आग लगा रहा है, और हमारे यहाँ यूथ भजन क्लबिंग कर रहा है मस्त। लंबे समय तक नक्सलवाद को भारत की सबसे बड़ी इंटरनल जो है वो थ्रेट मानी जाती रही है। आज आप ये जो स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत सुखद है, और 31 मार्च 2026 को दिवाली की तरह उत्सव मनाना चाहिए। ये एग्जैक्ट वैसा ही है जब दिवाली हम लोगों ने मनाया था भगवान राम के आने के बाद, और उसको हम लोगों ने सिंबलाइज़ किया था कि असत्य पर सत्य की विजय। तो ये असत्य पर सत्य की विजय है, ये गलत पर अच्छाई की, बुराई पर अच्छाई की विजय है, और नक्सलवाद का समाप्त होना एक बड़ी बीमारी का समाप्त होना है इस देश से। उसको तो खूब सेलिब्रेट करना चाहिए समाज में, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में। तो रणनीति और स्वरूप जो है उसमें ही बदलाव दिख रहा है कि असलियत में कुछ हुआ है इस पर? नहीं, ये तो सफाया हो गया जंगलों से सफाया हो गया, पूरी तरीके से सफाया हो गया। इनके यहाँ कुछ बचा नहीं है, होड़ लगी है सरेंडर करने में। हाँ, लेकिन इसका जो अगला फॉर्मेट है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि डीकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, 10 साल का एक लक्ष्य रखा है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये जो कॉलोनाइज्ड माइंड है ये ज़्यादा वल्नरेबल होता है ऐसी आइडियोलॉजीज़ को लेकर के। जो डीकॉलोनाइज्ड माइंड है उसमें ऐसी आइडियोलॉजीज़ का कोई जगह स्थान नहीं। क्या विकास संवाद और सुरक्षा नीतियों के संयोजन ने विकास संवाद, जो नरेंद्र मोदी की विकास संवाद की जो नीति रही और सुरक्षा नीतियों के संयोजन ने नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल किया, और आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है वो एक कनेक्शन जो है भारत का मेन स्ट्रीम भारत से नॉर्थ ईस्ट वाले ज़्यादा कनेक्टेड हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। पहले हमें नॉर्थ ईस्ट की खबरें पढ़ने को और सुनने को नहीं मिलती थी। नहीं, आप छोटी छोटी चीज़ों में देखिए आप कि प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वहाँ की वेशभूषा पहनते हैं, और ऐसे भी दिल्ली में भी आप कई कार्यक्रमों में देखेंगे कि कभी नागालैंड का जैकेट पहन रखा है तो कभी असम का गमछा रख रखा है। ये मतलब कि फंड्स को देना, विकास करना, ये एक विषय है, वो हो रहा है। मिनिस्ट्रीम करना, जो अलग मिनिस्ट्री बनाई, असर्टिव ग्रुप्स हैं उनको मिनिस्ट्री बनाना, लेकिन खुद भी एक आचरण के रूप में सिंबॉलिक प्रेजेंट करना, उसको प्रस्तुत करना जी, तो उसका बड़ा असर हुआ है। और आप एक बात गौर कीजिए कि केवल नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का ही नहीं, साउथ और नॉर्थ का भी इंटीग्रेशन हुआ है। अब साउथ की लुंगी आप देखिए, ये नॉर्थ में लोग फैशन से नहीं पहन रहे हैं, शौक से पहन रहे हैं। आम जीवन में साउथ के परिधान आ रहे हैं, साउथ के पकवान आ रहे हैं। अब ये आप नहीं कह सकते कि इडली साउथ का है, नॉर्थ में भी इडली बनती है, अच्छी इडली बनती है। मतलब कि दोनों लोग इडली बनाए तो नॉर्थ वाले की इडली 19 नहीं होगी। डोसा के बारे में हम नहीं कह सकते,
तो परिधान हो, पकवान हो। वही हाल नॉर्थ ईस्ट के साथ हुआ है कि आपको यूपी, बिहार में, दिल्ली में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नॉर्मल जीवन में असम का गमछा, नागालैंड का जैकेट आपको पहने हुए मिलेंगे। ये जो एक्सचेंज हुआ है देश भर में, एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, भाषा में, भूषा में, भोजन में, भजन में। नरेंद्र मोदी के सरकार बनने के बाद ये हुआ है, कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ है। और उसमें सरकार के प्रयास से, जैसे काशी तमिल संगम होता है, चलो ये सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कई चीजें वो स्वस्फूर्त हो गई और प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व ने उसको एक्सेलरेट किया है, उसको गति दी है, एक्सेप्टेड है। जैसे बिहार आज से वो योजना से नहीं हुआ, मुझे लगता है कि योजना से कोई नहीं पहना होगा, लेकिन चूंकि उनके स्वभाव का वो हिस्सा है, तो ये चीजें जो धीरे धीरे हो रही थे, ये कल्चरल एक्सचेंज बहुत फास्ट हुआ है। और ये कल्चरल एक्सचेंज फास्ट होने से मुझे एक बात फिर लगता है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है, जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलती है, पहले आप तो लंबे समय से दिल्ली रह रहे हैं, बिहार के भी आप रहने वाले हैं, जगन्नाथ जी की यात्रा का प्रचलन नहीं था जो मैं देखता हूँ, लेकिन आज के डेट में या फिर आप जगन्नाथ जी की यात्रा में सबसे ज़्यादा जो लोग दिखेंगे आपको 50-60% नॉन ओडियाज दिख जाएंगे, दिल्ली में भी दिख जाएंगे, पूरे देश में दिख जाएंगे। इसके अलावा इन यात्राओं के अलावा और भी बहुत सारे केरला के मंदिरों में, तमिलनाडु के मंदिरों में, साउथ इंडियंस के मंदिरों में खूब भीड़ है, और वो 60% केरला का मंदिर है मयूर विहार दिल्ली में, उसमें 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है नन केरलाइट्स का है वहाँ पे, जो आने वाले लोग हैं, जो विजिटर हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं। तो कल्चरल इंटीग्रेशन के एस्पेक्ट पे ये बढ़ोतरी हुई है, ये फास्ट है और ये एक इनविजिबल ये चेंज है जो शायद जिसको कहीं कहा भी नहीं गया होगा। हम लोग शायद पहली बार इस पे बात कर रहे हैं कि लुंगी का नेशनलाइजेशन हो जाना, साउथ की लुंगी का, और एक बिना बोले ही कल्चर इंटीग्रेशन पे काम हो रहा, वहाँ के गमछा का नेशनलाइजेशन हो जाना, नागालैंड के जैकेट्स का नेशनलाइजेशन हो जाना, पकवानों का नेशनलाइजेशन हो जाना, और इतना ज़्यादा नेशनलाइजेशन हो जाना कि वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक बड़ा काम हुआ है जो अनसंग है, इसके बारे में कहीं अभी चर्चा भी नहीं हुई है।